हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एग्ज़ाम्स थोड़ा सा डिले हुआ है तो आप लोग को सुस्त नहीं होना है, अपना कंटिन्यू स्टडी करते रहना है। क्योंकि आपका जो भी मेहनत है, आप अगर आज से स्टार्ट करते हैं तब जा कर के एग्ज़ाम्स टाइम पे पता चलता है कि हाँ आपने क्या पढ़ा है 2 से 3 महीने के अंदर। एग्ज़ाम्स में भी आपका जून के बाद ही होगा, लेकिन ऐसे में आपको अभी ढीले नहीं पड़ना है। अच्छे से मेहनत करिए, जो भी टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, जो भी वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिए, उस वीडियो पे काम करिए और ख़ुद पे जितना हो सके उतना टाइम दीजिए। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे उनको ध्यान से समझिएगा। और साथ ही साथ आप इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले तो नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या सही आंसर होने वाला है। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद होती है। किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ये बनेगा कि सकल घरेलू उत्पाद में से जो मूल्य ह्रास घटता है, घटने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो होगा। सही आंसर यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि पीपीपी फुल फॉर्म भी याद रखना है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। क्रय शक्ति जो क्षमता होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रिपल पी के आधार पर भारत का जो स्थान है वो थर्ड है। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे, जैसे कि देखिए कह रहा है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम की नवीनतम पीपीपी गणना के मुताबिक ट्रिपल पी द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी जो मुद्रा है उसका कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो मुद्रा का मापन होता है, मुद्रा का हस्तांतरण भी होता है, संचय तो होता ही है, लेकिन मुद्रा का स्थिरीकरण नहीं हो सकता, यानी मुद्रा एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुद्रा का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं कि मूल्य का मतलब मूल्य का जो स्थिरीकरण है वो नहीं होता, सॉरी मुद्रा नहीं, मूल्य का स्थिरीकरण नहीं होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरित कर दी गई, यानी वर्तमान में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो शिमला में स्थित है। तो आपको बताना है कि 49 से कब स्थानांतरित किया गया था शिमला में। तो सी बिल्कुल सही होगा, 1956 में। ठीक है, 1956 ऑप्शन सी। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करती है। इसकी स्थापना सर हबर्ट स्टीवर्ड भारत सरकार के कृषि सलाहकार थे, इनकी सिफारिश पर की गई थी। इस संस्था का मकसद आलू में बीमारियों को रोकना और आलू के विभिन्न उन्नत किस्मों का उत्पादन करना था। आलू अनुसंधान के क्षेत्र में भारत में पहला जो संस्थान है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1949 में पटना में की गई थी। बाद में साल 1956 में इसे शिमला स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कथन के फॉर्मेट में कुछ भी पूछा जा सकता है। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है, वितरित नहीं किया जाता है। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों को वितरित नहीं किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, सीमा शुल्क को वितरित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा क्या आप लोग चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ा दिया जाए, चैप्टर वाइज पहले करा करके, और उसके साथ ही साथ मतलब उसी वीडियोज़ में पहले चैप्टर वाइज कराऊँगा, उसके बाद उसी वीडियो के एंड में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे उस पर हम एक कुछ क्वेश्चंस के एमसीक्यू भी ला देंगे, ताकि आपका वो चैप्टर अच्छे से कवर होता चले। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि इकोनॉमिक्स को क्या टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी कहते हैं कि सिर्फ स्टार्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। छोड़ने का तात्पर्य मेरा ये बन जाता है, क्योंकि वीडियो तो स्टार्ट करते टाइम सभी लोग कहते हैं कि हाँ स्टार्ट करिए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लेकिन जैसे ही वीडियो हमने स्टार्ट करता है उसके बाद क्या होता है कि कोई देखता ही नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं लेते लोग। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि यार चल क्या रहा है, क्योंकि आप लोग तो पहले वीडियोस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देते हो कि हाँ अच्छा है स्टार्ट करिए, लेकिन जब जैसे ही उसका नेक्स्ट पार्ट आता है, उसके थर्ड पार्ट आता है,
तो आप लोग देखना बंद कर देते हो। तो फिर मुझे ये लगने लगता है कि यार मैं वीडियो बना किसके लिए रहा हूँ, जब देखने वाला ही कोई नहीं है तो बना किसके लिए रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ऑड ये फील होने लगता है कि यार मैं इतना टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ और आप लोग देखते ही नहीं हो, तो इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग 100% अपना सपोर्ट करोगे, 100% टाइम दोगे उस वीडियो पर, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर सकता हूँ। चाहे कोई भी चीज़ हो, मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो बस आपके आगे आप बताओ क्या चाहते हो। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है कहाँ से? भारत को अधिकतम कर प्राप्त होती है तो कॉरपोरेटर कर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई है, इसको याद रखिएगा। कॉरपोरेटर कर से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बच जाता है। देखिए अगला जो प्रश्न बनता है ये कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है? अप्रत्यक्ष कर, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि अगर हम चलय समिति की बात करें तो ये जो समिति का गठन किया गया था वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों यानी कर सुधार से संबंधित समिति है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अप्रत्यक्ष कर से पूछा गया, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम नज़र सी पे डालेंगे तो ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा, क्योंकि रेखी समिति 1992 में सिर्फ और सिर्फ अप्रत्यक्ष कर से संबंधित ये समिति थी। तो सही आंसर ऑप्शन सी बनेगा, रेखी समिति। चलिए समिति दोनों से संबंधित था, लेकिन अप्रत्यक्ष कर और सही मायने में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सी बनेगा, रेखी समिति। अगला प्रश्न ये आता है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया था किसके द्वारा? सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की जो गणना किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया, जिनको हम लोग दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से किसने प्रति व्यक्ति आय की गणना की, तो वो थे VNRV राव करके थे, उनका नाम आप थोड़ा इस तरह से याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय पहली बार भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी राव, ये चीज़ याद रखना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे कृषि में संरचनात्मक, स्वैच्छिक, प्रच्छन्न सभी प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलता है, इनमें से सभी। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो आपका प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे कि भारत में कृषि क्षेत्र में आमतौर पर निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है: स्वैच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। ये कुछ बेरोजगारी की टाइप है जो कि कृषि में आमतौर पर देखने को मिलता रहता है। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान कौन सा देश का? तो ऑप्शन ए लग्जमबर्ग, ठीक है, लग्जमबर्ग। सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड आपका हो जाएगा आयरलैंड। यहाँ पे देखिए कि विश्व बैंक के मुताबिक अगर किसी देश के धन का बंटवारा वहाँ रहने वाले लोगों की जनसंख्या से किया जाए तो इसे जीडीपी पर कैपिटा कहा जाता है। इस हिसाब से लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड सबसे अमीर देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है किस राज्य में है, यानी उच्चतम सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, हमें देखने को मिलता है HDI। तो ये केरल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है, यानी ये 3 चीज़ों पर काम करता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। केरल में लगभग 100% साक्षरता है। भारत में सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक केरल में है। 2021 में केरल में इतना के स्कोर के साथ भारतीय राज्यों में HDI में सबसे ऊपर रहा है। केरल के बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब के स्थान आ जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? जनसंख्या अगर वृद्धि होता है तो जाहिर सी बात है कि जो आर्थिक विकास की गति होगी वो धीमी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी होगा, मुद्रास्फीति। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि मुद्रास्फीति का मतलब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होता है, यानी बाजार की जो वस्तुएं होती हैं, उन सेवाओं की कीमतें होती हैं, उनकी लगातार वृद्धि होती है।
मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है, यानी मुद्रा का वैल्यू जो का वो कम हो जाता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है। नेक्स्ट आता है कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है, बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, महंगी हो जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा ना, क्या कह रहा था, यहाँ पे आपने देखा मुद्रास्फीति का मतलब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, यानी कि कीमतों में लगातार वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति में स्थिति में मुद्रा की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है, मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, यानी बाजार की वस्तुओं की जो होती है वो महंगी हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी स्थिति हो क्या कहलाता है। मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है उसे हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक प्रश्न ये पूछा था कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था। तो क्रॉमर याद रखेंगे, क्रॉमर ने ये जो कि प्रस्तुत किया, क्रॉमर। ठीक है, यहाँ पे कि क्रॉमर के मुताबिक मुद्रा वह चीज़ है जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में आमतौर पर स्वीकार की जाती है और साथ ही मुद्रा का माप तथा मुद्रा के संग्रह का भी काम करे। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम का संबंध मुद्रा के प्रचलन से हो जाता है, ऑप्शन सी, मुद्रा के प्रचलन से। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर में ही बताया था कि मुद्रा का कार्य नहीं है, तो बताइए आप सही आंसर खुद कर लीजिए कि 19 का सही आंसर क्या होगा। आप लोग बताइएगा 19 का सही आंसर क्या होगा। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या कहलाती है। मुद्रा का मूल्य गिर जाता है लेकिन कीमतें बढ़ जाती है, अभी हमने देखा कि मुद्रास्फीति ही कहते हैं उसको, तो ऑप्शन ए होगा मुद्रास्फीति। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाता है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हॉट मनी कहते हैं, हॉट मनी। हॉट मनी यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहा जाता है। अमेरिकी डॉलर, येन, यूरो जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं वो हॉट मनी मानी जाती है। अब बताइए कि हवाला क्या होता है, हवाला क्या होता है। तो ध्यान रखने कि हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध जो कारोबार होता है उसे हम लोग हवाला कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, हार्ड करेंसी से तात्पर्य हम कह सकते हैं कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है उसे हम लोग हार्ड करेंसी कहते हैं। और जस्ट जिसका अपोजिट जो हम देखेंगे, जैसे वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे सॉफ्ट मनी कहते हैं। तो फिलहाल सही आंसर आपका हार्ड करेंसी के रूप में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है एकदम वीवीआई कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, प्रतिपादित किया था। तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कि बाजार के नियम प्रस्तुत करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको कि बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी, जेबी से को रूप में जानते हैं, जेबी से। ठीक है, ऑप्शन बी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग बताइएगा अगर टॉपिक वाइज आप इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड कराने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन सबसे पहले थ्योरी कराऊंगा, उसमें एमसीक्यू कराऊंगा ताकि आप उस चैप्टर से भी जो भी चीज़ें होंगी आप उनको जान सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने किसी ग्रुप्स में ज़रूर डाला करें ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। और किसी भी तरह का आपको पेड कोर्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी नोट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप वहाँ पे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैथ्स की क्लासेस भी आपका चल रही है रेगुलर बेसिस पे, तो मैथ्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।